नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक चेतना और मैं हूं अरविंद। लोक चेतना का सफ़र अब आगे बढ़ रहा है, नए साथी जुड़ रहे हैं और आज हम आपका परिचय करा रहे हैं झारखंड के नामी-गिरामी पत्रकार, कई संस्थानों में अपनी सेवाएं शीर्षस्थ पदों पर दे चुके और अभी भी झारखंड की राजनीति की, झारखंड की सामाजिक व्यवस्था की, झारखंड की अर्थव्यवस्था की बहुत बेहतर और महीन समझ रखने वाले श्री शंभूनाथ चौधरी जी आज हमारे साथ हैं। स्वागत है उनका लोक चेतना में और अब हम मिलकर इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। लोक चेतना का सफ़र आगे भी जारी रहेगा और समसामयिक मुद्दों पर, ऐतिहासिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे और कई नई कहानियाँ लेकर हम आपके पास आएंगे जो आपकी रुचि से जुड़ी हुई हो, जो आपको पसंद आए और जाहिर है कि आप उसका बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकें, हमें भी सुझाव दे सकें। तो सबसे पहले स्वागत शंभू चौधरी जी का। और अब हम बात करेंगे हूल दिवस के मौके पर हुई बवाल की। ताज़ा मामला है और जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा था कि हूल दिवस पर जो घटनाक्रम हुआ है वो इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि संथाल परगना में जमीन पर कब्जे की, राजनीतिक जमीन की बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक जमीन पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसमें फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी मुख्य पात्र के तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें नए पात्र एंट्री के लिए काफ़ी व्याकुल हैं, परेशान हैं और वो अपने लिए गुंजाइश तलाश रहे हैं। तो जाहिर है कि अब संथाल परगना की जंग और भी दिलचस्प होगी और आने वाले समय में हो सकता है कि कई नए घटनाक्रमों से आपको दो चार होना पड़े। फिलहाल 30 जून को हूल दिवस के मौके पर जो कुछ हुआ भोगनाडीह में, अमर शहीद शीदो कान्हू जी की जन्मस्थली में, वो अप्रिय तो है। इससे झारखंड से प्रेम करने वाले, झारखंड की सांस्कृतिक विरासत से प्रेम करने वाले किसी भी व्यक्ति को इनकार नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे की जो दुरभिसंधियां हैं, उसके पीछे के जो खेल हैं और उसके पीछे जो खिलाड़ी हैं, उन पर बात जरूरी है। तभी आगे जो घटनाक्रम हमारे सामने आएंगे उन्हें बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो शंभू जी की मदद से आज कई चीज़ों को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। शंभू जी, क्या लगता है आपको कि जो 30 जून को हुआ वो केवल मतलब वो स्वतः स्फूर्त था और वो आप कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस था या उसके पीछे कुछ वर्कआउट था? देखिए, पहले तो सबसे पहले लोक चेतना के मंच पे आपने मुझे बुलाया और इस सफ़र में हम साथ में हैं, तो तमाम दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत मेरी ओर से भी। और अब हम जिस मुद्दे की चर्चा अभी आपने की, अभी झारखंड की सियासत में ये मुद्दा गर्म है और ये केवल सियासत का मसला नहीं है, ये मसला झारखंड के इतिहास का, उसकी संस्कृति से, झारखंड के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ मसला भी है, क्योंकि इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में दिख सकता है और इस बात को सब लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए तमाम तरह से जो है राजनीतिक बेचैनी कह लीजिए या राजनीति जो इस पे हो रही है, जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरीके से तलवारें खींच रही हैं, तो इसका असर तो होना है आने वाले दिनों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस दिन का जो घटनाक्रम है ये जरूर है कि वो स्पॉन्टेनियस तो नहीं लगता है। बीजेपी, ये बात भी सही है कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तब से भोगनाडीह में 30 जून को एक कार्यक्रम होता है जो राजकीय तौर पे होता है। राजकीय कार्यक्रम अगर न भी हो तो सरकार की ओर से होने वाला कार्यक्रम है। राजकीय कार्यक्रम का दर्जा मिला न भी हो उसको, लेकिन सरकार की ओर से जब कोई कार्यक्रम होता है तो मानिए कि राजकीय कार्यक्रम है और हेमंत सोरेन खुद उस पर पहुंचते हैं जब से वो मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उसके पैरेलल जो है वो बीजेपी ने एक कार्यक्रम की तैयारी की थी। बीजेपी के बैनर तले भले नहीं हो रहा था, लेकिन जो किरदार था उस कार्यक्रम का, मंडल मुर्मू, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, वो चेहरा अचानक से उभर कर सामने आया था। पहले वो हेमंत सोरेन का प्रस्तावक था और उसके बाद वो चुनाव प्रक्रिया चल ही रही थी। नॉमिनेशन के दूसरे तीसरे दिन जो है, पहले वो प्रस्तावक बनता है, समर्थक बनता है हेमंत सोरेन का, और दूसरे तीसरे दिन
रांची भारतीय आने के जनता हाँ पार्टी में भारतीय शामिल जनता हो पार्टी जाता में है। शामिल होता है। और शामिल भी ऐसे नहीं होता है, माने तमाम तरीके की चीजें अफवाहें उड़ती हैं कि उसका अपहरण हो गया, फिर उसके बीजेपी कांग्रेस जेएमएम पे आरोप लगाती है, जेएमएम बीजेपी आरोप लगाती है, तो तमाम चीजों पे मंडल मुर्मू एक मोहरा बन गया। मंडल मुर्मू सीधो मुर्मू के वंश जो है दोनों भाइयों में, बल्कि 4 भाई थे, सीधो कान्हू चांद भैरव, उनमें से वंश जो है सीधो मुर्मू का ही चला, उसी के वंशज है मंडल मुर्मू। और उस पूरे परिवार में, उस पूरे कुनबे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं जो भी हैं। तो एक ऐसे मोहरे के तौर पे उनका इस्तेमाल तमाम लोगों ने, पहले जेएमएम ने भी उसको लगा कि एक प्रतीकवाद की ही बात कर लीजिए कि भाई सीधो मुर्मू के जो वंशज हैं, सीधो कान्हू के जो वंशज हैं वो हमारे प्रस्तावक हैं। जेएमएम ने इस हिसाब से उनको प्रस्तावक बनाया था, हेमंत सोरेन ने। और उसके बाद बीजेपी ने उनको शामिल किया और कोशिश तो ये थी कि मंडल मुर्मू का भी नॉमिनेशन, लेकिन टाइम निकल चुका था, नहीं तो मंडल मुर्मू उम्मीदवार वहां पे नॉमिनेशन हो कर सकते देते थे। जी। तो मंडल मुर्मू इस कार्यक्रम में, हूल दिवस के कार्यक्रम में, सीधो कान्हू ट्रस्ट के नाम पे उसके मोहरा कौन थे या उसके चेहरा कौन थे, मोहरा न भी कहिए तो चेहरा तो मंडल मुर्मू ही थे, जो आज की तारीख में वो बीजेपी का सदस्य है। इससे कोई, क्योंकि बहुत धूम धड़ाके के साथ शिवराज सिंह चौहान, हिमंता विश्व शर्मा, निशिकांत दुबे, तमाम लोग इन्वॉल्व थे उनको ज्वाइन कराने में। उनका उनका प्रोजेक्शन का लेवल देखिए कि उनको किस तरीके से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था। तो मंडल मुर्मू ने एक कार्यक्रम की घोषणा की थी जिसमें चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को बुलाया गया था। अब आप इस चीज को समझिए कि सियासी टकराव की पृष्ठभूमि तो बनाई गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी आज भले ही कह रही है कि सिद्धू कान्हू के वंशजों पे लाठीचार्ज हुआ या उन पे हमला हुआ, लेकिन ये तय है कि वो कार्यक्रम जो है वो बीजेपी करवा रही थी, बीजेपी के इशारे पर हो रहा था। कोई पर्देदारी की इसमें जरूरत नहीं है और माना भी नहीं जाना चाहिए। जब चंपई सोरेन को वहां पहुंचना था, लोबिन हेम्ब्रम को वहां पहुंचना था, चंपई सोरेन के लोग वहां घूम रहे थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं हाँ, है। पुलिस ने तो और कुछ यही दिन कहा पहले, है। अभी 10 दिन पहले रघुवर दास जी वहां होकर आए हैं, उसी जगह भोगनाडीह से घूम के आए थे, उनके परिजनों से मुलाकात की थी उन्होंने भी आरोप लगाया था कि वंशजों की। तो आप देखेंगे कि बीजेपी जो है वो हूल दिवस, जो एक संथाल में जिसकी राजनीति करती है जेएमएम, बल्कि संथाल क्या पूरे राज्य में जिसकी राजनीति करती है, तो हूल दिवस उसके प्रदर्शन का भी एक मौका है। आप ठीक है, राजकीय कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल माइलेज तो मिलता है ऐसे कार्यक्रमों से। बीजेपी जब छीना झपटी मची है और ये है कि इस बात को समझ चुकी है कि अगर हम संथाल में जब तक हेमंत सोरेन की जमीन कमजोर नहीं करते हैं तब तक हमारे लिए भी कोई स्कोप नहीं है, और इसकी कोशिशें जो है जारी है। तो इस कार्यक्रम को उसी लिहाज से देखा जाना चाहिए, स्पॉन्टेनियस तो नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के दौरान जो कुछ हुआ वो स्पॉन्टेनियस नहीं था अगर, तो ये तय है कि चर्चा केवल घटनाक्रम की, केवल स्क्रिप्ट की, केवल सिनेमेटोग्राफी की, केवल स्क्रीन प्ले की नहीं, तो उसके नायक की, या कहिए कि जिसको नायक बनाया गया उसकी भी होगी। तो 2024 के विधानसभा चुनाव में जिसे भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक मोहरा कहा गया, और अब आप कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक पैरेलल कार्यक्रम करके और वहां एक नया सीन क्रिएट करने की कोशिश, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न भी हो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के और उसकी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश जिस शख्स ने की, अब उसे एक चेहरा आप कह सकते, मोहरा से चेहरे तक का, मोहरे से चेहरे तक का जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन जिस शख्स का हुआ है, मंडल मुर्मू। तो अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों के, विधानसभा के जो पिछले 2 चुनाव हुए उसके नतीजे बताते हैं कि आदिवासियों के बीच में बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने जनाधार खोया है। संथाल परगना में तो लगभग आप कह सकते हैं कि जमीन से उखड़ गई है। तो आप क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश के तौर पर, मंडल मुर्मू के उभार को भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश के तौर पर देखते हैं क्या कि मंडल मुर्मू संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के लिए लीडर इन मेकिंग है? बिल्कुल, आप देखिए संथाल परगना में जब बीजेपी ने दरार डाली थी, वो बाबूलाल मरांडी की जीत थी जब उन्होंने हराया था शिबू सोरेन को। जी जी। और ये माना गया था कि संथालियों में एक लीडर शिबू सोरेन के सामने जो है एक लीडर जो है वो पैदा हो गया। जी। लेकिन
कुछ ही वर्षों के बाद बाबूलाल मरांडी ने जो है वो संथाल परगना से बाकी राज्य की जो जमीन है वहां उसको अपना कार्यक्षेत्र बनाया। और संथाल जो है ठीक है, बाबूलाल जी वहां से सांसद रह चुके हैं, जाते रहते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन ये इस बात को मानने में कतई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में बाबूलाल मरांडी का व्यक्तिगत तौर पे संथाल में कोई बहुत अच्छी करिश्मा खो चुके हैं। हाँ, करिश्मा खो चुके हैं। नतीजा क्या है कि भाई अब संथाल में एक संथाल लीडर चाहिए जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बरक्स जो है वो खड़ा हो सके। और जो अभी चेहरे हैं उनमें न तो वो तेवर है और बाकी सारी सुनील सोरेन है, बहुत सारे लोग हैं, सीता सोरेन भी हैं, तमाम लोग आए, लेकिन उन चेहरों में भविष्य का लीडर जो है वो नहीं दिखता है। आप देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी भी जब वहां पे बीजेपी ने उनको रोपा था वहां पे, तब बाबूलाल मरांडी की कोई पहचान नहीं थी, बिल्कुल नौसिखवा आदमी। सबसे पहले उनको संथाल जगदम्बी प्रसाद यादव और कैलाश पति मिश्र ने जो है बाबूलाल मरांडी को उस मैदान पे उतारा था, तो लोग कहते थे कि शिबू सोरेन के सामने ये कौन परिचित चेहरा आ गया। लेकिन एक चुनाव के बाद दूसरे ही चुनाव में जो है वो फिजा बदलने लगी थी और तीसरे चुनाव में उन्होंने परास्त कर दिया था बाबूलाल मरांडी ने। तो आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी उस तरीके से कोई लीडर जो है वो पैदा करना चाह रही है, और एक ऐसा लीडर जो सबसे बड़े शहीदों के परिवार से आता है, अगर वो बीजेपी का लीडर बन के उभरे, जिनके नाम पे जेएमएम भी जो है वो अपनी राजनीति करती है और झंडा बरदार बताती है कि भाई उनके उस विरासत के असली झंडा बरदार जो है, सीधो कानों के असली झंडा बरदार जो है हम हैं, जेएमएम इसी भरोसे पे टिकी भी हुई है। तो ये जरूर कोशिश है कि मंडल मुर्मू आने वाले समय में एक बड़ा लीडर होगा। इतनी ही नहीं बात, अभी आप देखेंगे कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसा बीजेपी के लीडर्स का आरोप जेएमएम के लीडर्स का आरोप है कि मंडल मुर्मू के पास इस कार्यक्रम से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले या 20 दिन पहले, समय जो भी हो, लेकिन एक स्कॉर्पियो मंडल मुर्मू जो एक बिल्कुल सामान्य है, उस परिवार में अभी भी आर्थिक हैसियत बहुत, शहीद के परिवारों की आर्थिक हैसियत अभी भी अच्छी नहीं है। उनको अगर चौथे दर्जे की कोई सरकारी नौकरी मिल जा रही है तो वो अच्छे माने जा रहे हैं कि, और अभी भी मांग हो रही है। मंडल मुर्मू जिसमें राजनीति की संभावनाएं दिख रही हैं, एक स्कॉर्पियो जो है वो उस पर घूम रहे थे, तो जेएमएम ये सवाल उठा रही है कि भैया अगर बीजेपी ने तैयारी नहीं की थी, कहां से आ गया उस आदमी की आर्थिक हैसियत। हालांकि आज की तारीख में स्कॉर्पियो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मंडल मुर्मू जिस तरीके से, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और अचानक से इस कार्यक्रम से 20 दिन पहले या 15 दिन पहले स्कॉर्पियो पे घूमने लगते हैं, उनके साथ कई और लोग घूमने लगते हैं, तो सवाल तो जेएमएम उठाएगा ही। और जेएमएम ने ये बात है कि जेएमएम ने ये बीजेपी का जो प्लॉट था वो कि चुपचाप वो करना चाह रही थी, इसको जरूर बेनकाब कर दिया है। इसमें आप कहीं नहीं मान सकते ये कि हाँ बीजेपी ने प्लॉट रचा था, इस बात को जेएमएम ने जरूर जनता के सामने वो लाने में सफल रहा है। दो बातें हैं उस घटनाक्रम में, दो बातें उभरी हैं। एक तो जेएमएम ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और गोड्डा में जो गोड्डा के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जरिए जो बहुत सारे फैक्ट उजागर किए, तो उसके जरिए जेएमएम ने ये कमाया कि इस पूरे घटनाक्रम को वो साबित कर सके कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। ये पूरा डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएटेड था और क्रिएटेड बाय भारतीय जनता पार्टी था, और मंडल मुर्मू उसके चेहरे थे। एक दूसरा पक्ष भी है इसका। दूसरा पक्ष ये है कि मंडल मुर्मू के नेतृत्व में, चाहे जैसे भी हो, उन्होंने इसके पीछे जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो, जो कुछ भी किया हो, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको चाहे जितना बैकअप दिया हो, लेकिन 2-2.5 हजार लोगों की भीड़ थी और वो भीड़ बहुत आक्रामक थी। अब देखें कि जहाँ तक मेरी सूचनाएं हैं और जो जानकारियां हैं और जो अभी तक विभिन्न समाचार माध्यमों में भी आ रहा है, बल प्रयोग पहले स्थानीय आदिवासियों ने ताला जड़ने के बाद जब ताला खोलने की कोशिश हुई तो उन्होंने पत्थर चलाए, तीर चलाए, कुल्हाड़ियां चलाई, तो जाहिर है कि वो बहुत आक्रामक भीड़ थी। तो संथाल परगना में जो आप कह सकते हैं कि जेएमएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, खास तौर पर वो इलाका बोरियो, बरहेट, साहेबगंज, शिकारीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा, ये इलाका जो है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और वहाँ अगर 2-2.5 हजार लोगों की आक्रामक भीड़ जो हथियार चलाने के लिए तैयार है और खाने के लिए भी, घाव खाने के लिए भी तैयार है, अगर ऐसी भीड़ मंडल मुर्मू जुटा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें, एक तो जेएमएम साजिश बता रही है, दूसरी एक अब ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि सीधो कान्हू के वंशजों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उन्हें अपने पूर्वज को
श्रद्धांजलि देने से रोका गया या अपनी इच्छा के अनुसार जिस तरह से वो चाहते थे, बाबूलाल जी ने भी कहा है कि अगर वो पहले पूजा करना चाहते थे, श्रद्धांजलि देना चाहते थे, तो प्रशासन को ऐसा करने देना चाहिए था। तो अब दो बातें संथाल परगना में निश्चित तौर पर हो रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश के बारे में भी बात हो रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कहा जा रहा है। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी या मंडल मुर्मू और वहां के जो संथाल आदिवासी थे, जो सिद्धू कान्हू में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, उन्हें चोट पहुंचाई गई हूल दिवस के दिन ही। तो ये दोनों धाराएं जब चलेंगी, दोनों बातों पर चर्चा होगी, तो आपको क्या लगता है कि कम से कम एक डिस्कोर्स में, एक बहस में भारतीय जनता पार्टी वहां आने में तो कामयाब हो गई है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं आपसे। देखिए, एक बात है कि जेएमएम झंडा बरदार बताती है शहीदों का और आदिवासियों का, कह लीजिए कि सबसे बड़ी हिमायती के तौर पे अपने आप को प्रदर्शित करती है वो। लेकिन ये बात तय है कि आदिवासियों के हालात में बहुत परिवर्तन नहीं आया है, और ये वो जगह है, ये जब आप इस पे काम करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे काम करती है और उनको जब इस बात का एहसास दिलाती है कि भाई आपके वोट से जो लोग बनते हैं या आपकी बदौलत जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग सत्ता में हैं, वो तो उनकी हैसियत और अपनी हैसियत, दोनों की हैसियत देखो, तुम्हारा क्या बदला। जब ये बात जेहन में बैठेगी तो जाहिर है कि एक स्पेस बनेगा राजनीति के लिए भी, और ये बात सच भी है, एक मुद्दा भी है कि भाई आदिवासी संथाल जो है वो आज भी क्यों इतना गरीब है, वहाँ के लोग आज क्यों इतने पिछड़े हैं, वहाँ के लोग क्यों आज सरकारी नौकरी में नहीं आ पाते हैं, शहीद के जो वंशज हैं वो चौथे दर्जे की नौकरी पाकर कैसे खुश हैं, या पढ़ाई पाकर या साड़ी धोती पाकर ही कैसे खुश हो जाते हैं। मतलब उनकी हालत जो है वो बदली नहीं है। बीजेपी अगर इस मुद्दे पे, और मेरा ख्याल है कि इस मुद्दे पे संगठित, अब मंडल मुर्मू एक चेहरा है, आपने कहा कि मोहरे से वो चेहरा आया, और चेहरा जब वो ये बात कहता है लोगों के बीच, चाहे उसको किसी भी पाठशाला की उपज हो या जो भी उसकी लर्निंग हो रही हो, जो भी उसकी समझाइश दी जा रही हो उसको, लेकिन बात तो बिल्कुल वाजिब कह रहा है वो। अगर वो इस मुद्दे पे कह रहा है कि भैया आदिवासियों के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो शहीदों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी बात कुछ और है, हम केवल भाषण सुनने के लिए और उनका जयकारा लगाने के लिए, हमारे हालात कब बदलेंगे। और इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि यही एक बात रही होगी जिसकी बदौलत मंडल मुर्मू ने आसपास के लोगों को संगठित किया, और ठीक ठाक लोग संगठित हुए थे। टकराव की स्थिति नहीं आती तो बेहतर होता जेएमएम के लिए, सत्ता पक्ष के लिए। लाठीचार्ज जो है वो जरूर एक ऐसा मुद्दा बना है जिसका असर जो है वो दूर तक जा सकता है। और ये बात अगर आगे तक ले जाई गई कि भाई शहीदों के परिजनों पे लाठी बरसाई गई या आदिवासियों पे लाठी बरसाई गई या उन पे हमला हुआ, पुलिस ने किया है, पुलिस उनके पक्ष में है, तो जेएमएम के लिए जमीन जो है वो सख्त तो हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। संथाल परगना में उसको एक कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ठीक है, बीजेपी इस बात को भले ही लाने में सामने रही, लेकिन बीजेपी के पास एक मुद्दा भी तो आया। जी बिल्कुल, एक मुद्दा आया जिसकी बदौलत वो आगे जो है, और यही बात कह रही है बीजेपी। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी मंडल मुर्मू ने जो कुछ किया उसका औचित्य साबित करने में लगी हुई है। वो कह रही है कि उसने कोई नाजायज नहीं किया था। अच्छा, ठीक भी है। और अगर बीजेपी किसी लीडर को स्कॉर्पियो देती है तो बुरा क्या है भाई, अपने लीडर को आप तमाम लोगों को। हाँ, और धोती साड़ी बांटने की भी जो बात हो रही है, ये काम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी पहले से, बल्कि दशकों से संथाल परगना में करती रही है। तो धोती साड़ी देना चाहिए, तो स्कॉर्पियो ही दिया गया तो भाई क्या गलत तो आप नहीं कर सकते। एक जो मुझे समझ में आ रहा है कि रघुवर दास जी वहां गए, लेकिन पार्टी का कोई पूर्व घोषित कार्यक्रम नहीं था। या चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को वहां बुलाया जाना भी जो है, ये अभी तक ये दिखाया गया कि जो संथाल हुल फाउंडेशन, जो सिद्धू कान्हू फाउंडेशन मंडल मुर्मू का था, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से ये अभी तक नहीं दिखाया है कि ये पार्टी का कोई सुनियोजित सुसंगठित कार्यक्रम था। अब जब घटनाक्रम विकसित हुआ है इस हद तक, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी का जो सांगठनिक तौर तरीका होता है उसके हिसाब से इस मामले को और इस लड़ाई को आगे ले जाने की
जो कोशिश होगी या मुहिम होगी उसको एडॉप्ट करेगी, टेक ओवर करेगी, या फिर इसको इसी तरह से आइसोलेटेड या डाइल्यूट छोड़ दिया जाएगा? नहीं, इसको तो ऑन कर लिया है जी बीजेपी ने। जी। करेगी क्या? बीजेपी ने कर लिया है। जी जी वो कह रही है, उस लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस जेएमएम हो गई है। जी जी अब बीजेपी सीधे सीधे कह रही है कि हाँ, शहीद के परिजन जो है वो हमारे हैं। बाकी ठीक है, उस कार्यक्रम के बाद भले ही ऑन न करे बीजेपी की, जो वहाँ कार्यक्रम होना था कि वो बीजेपी की ओर होना, ऐसा कर भी नहीं सकती थी बीजेपी। अपने बैनर पे कार्यक्रम कर भी नहीं सकती थी। आप हेमंत सोरेन के समानांतर एक पार्टी के बैनर पे तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपने जो है वो सिद्धू कान्हू फाउंडेशन का सहारा लिया, या जैसे भी लिया, या उसको सपोर्ट किया जैसे भी है। लेकिन अब जब चूंकि लाठीचार्ज हो चुका है और कई लोग जख्मी हो चुके हैं, स्थानीय लोग, तो बीजेपी ने इस लड़ाई को ऑन कर लिया है। और वो अब सीधे सीधे जो है वो जेएमएम और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने तलवारें, मैंने कहा शुरुआत में ही कही थी कि अब तलवारें खिंच गई हैं दोनों ओर से। अब यहाँ से एक लड़ाई जो है, भले ही प्रतीकवाद हो वो, है ना, शहीद के नाम पे, शहीद के की विरासत के नाम पे जो है एक झगड़ा जो शुरू हुआ है। और इसके बाद देखिए, लड़ाई में तो एक सीढ़ी चाहिए आपको। अब सीढ़ी जो है वो उससे आगे आप कितनी, अब ये बीजेपी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसकी लीडरशिप भी अभी बहुत आइडेंटिफाइड नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो एक अलग मसला है। एक अलग मसला है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी इस लड़ाई को, उसके पास स्कोप तो है कि कितना आगे लेके जा पाती है। क्योंकि अभी बहुत सुनियोजित तरीके से बीजेपी कुछ काम कर रही है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, तमाम तरीके के नेताओं के अलग अलग प्रयास, वहाँ रघुवर दास भी गए, वहाँ बाबूलाल मरांडी भी जाते रहते हैं, चंपई सोरेन तो लगातार संथाल का दौरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इन लोगों ने कोशिश की कि चंपई सोरेन की बदौलत जो है वो संथाल की जमीन जो है, लेकिन चंपई सोरेन कोल्हान के लीडर हैं, ठीक है, पकड़ है, वो उन्होंने सभाएं जो की वो भी नोटेबल थी। लेकिन उसको बीजेपी चंपई सोरेन को कितना आगे कर पाती है, इसका भी तो खतरा है कि भाई चंपई सोरेन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सबसे बड़े नेता तो चंपई सोरेन हो जाएंगे। तो बीजेपी के तमाम लीडर्स वो भी नहीं चाहते हैं, या नहीं चाहेंगे। जो आंतरिक राजनीति है कि भाई चंपई, अभी आप देख लीजिए कि, इसलिए भी मैं बात कर रहा हूँ, इस पे हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं कि चंपई सोरेन को बीजेपी में कितना स्पेस मिल रहा है। इस पे अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी के लिए एक मुद्दा है जिसकी बदौलत वो लड़ाई आगे बढ़ा सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा, मैंने रणनीतिक तौर पे वो उसके लिए बहुत तैयार नहीं दिखती है। मुझे नहीं लगता है कि हाँ, बहुत रणनीतिक तौर पे। लेकिन एक मामला जो था, चाहे जैसे भी बन गया हो, बीजेपी इस मुद्दे पे आगे बढ़ सकती थी। केवल ट्विटर पे बात नहीं चल सकती है, केवल आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज पे बात नहीं चल सकती है। आप संगठित तौर पे अगर ये मुद्दा लेके बढ़ेंगे आगे, तो हो सकता है कि आपको एक स्पेस मिले, एक लड़ाई जो है वो आप खड़ी। कम से कम बीजेपी की तरफ से जिन लोगों ने शुरुआत की थी और जो पृष्ठभूमि बनाई गई, जैसा कि कह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके हिसाब से तो कम दो लीडर, तो दो बड़े लीडर दिखे थे। एक तो चंपई सोरेन जी का जिक्र आपने किया, दूसरे रघुवर दास जी। तो अब इन दोनों का संभावित मूव आपको क्या लगता है इस मामले में, और क्या कोई सूचना है कि उनकी कोई तैयारी है इस मामले में आगे की? नहीं, अभी तो कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है। इवन कि जहां तक कल तक मैंने देखा था कि चंपई सोरेन के करीबी कहे जाने वाले लोग जिनको अरेस्ट किया गया और कथित तौर पर अवैध हथियार के साथ वो गिरफ्तार हुए। चंपई सोरेन का सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं वो। लेकिन इस मुद्दे पे चंपई सोरेन की ओर से जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, आप देखिएगा चंपई सोरेन बैकफुट पे दिख रहा है। एक अजीब खामोशी है, एक अजीब खामोशी है, और कोई बात उन्होंने नहीं कही। यहाँ तक कि गिरफ्तारी को भी उन्होंने नाजायज जो है वो खुल के नहीं ठहरा। कोई ऐसी बात नहीं कही कि हाँ, जरूर बाबूलाल मरांडी का एक ट्वीट आया कि कुछ लोगों को फंसाने की साजिश हो, लेकिन उस घटना को लेकर किसको फंसाने की साजिश हो रही है? आप ये बताइए कि सुधीर कुमार और गणेश मंडल जो गिरफ्तार हुए, वो आपके लोग थे कि नहीं? अगर थे तो वो अवैध हथियारों के साथ वाकई घूम रहे थे, या कोई प्लांटेड स्टोरी है बिल्कुल पीछे है? ये बात खुल के जैसे कहनी चाहिए थी बीजेपी को, ये बीजेपी ने नहीं। स्पष्टीकरण हो या प्रतिवाद हो, कुछ तो हो। ऐसा न तो चंपई सोरेन से दिखा और न बाकी और किसी तरफ से दिखा। रघुवर जी से कुछ उम्मीद की जाए? रघुवर जी भी देखिए अलग अलग, रघुवर जी मुझे लगता है कि अभी एक दूसरे दौर से गुजर रहे हैं, जहां उनको अपने आप को स्थापित करना है। वो जन चौपाल लगा रहे हैं, उन्होंने संथाल परगना में लगाया, अभी बोकारो में चले गए थे। तो ये चौपाल जो है दोबारा वहां लग सकती थी अगर लगनी होती तो। उस घटना के बाद जो है 1 या 2 तारीख को या 3 तारीख को रघुवर जी ने बोकारो में जन चौपाल लगाया, जो संथाल परगना में। तो अगर ये मुद्दे को बीजेपी सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से लेके आगे बढ़ना चाहती, तो फिर से चौपाल लग सकती थी वहां। ये इस बात का संकेत माना जाए कि केंद्रीय नेतृत्व ने इसको पॉज किया हो
और ये लोग केंद्रीय नेतृत्व के किसी इशारे का या आदेश का इंतजार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, या तो केंद्रीय नेतृत्व की अगर निगाह नहीं भी रही हो, उन तक इस तरीके की रिपोर्टिंग नहीं भी हुई हो, तो ये बात जरूर है कि बीजेपी में समन्वित तरीके से या मिलजुल कर एक किसी रणनीति पे काम किया जाए, ऐसी रणनीति तो नहीं दिखती है। ऐसा कुछ बना नहीं हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व का इशारा हो या कुछ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को इस तरीके से रिपोर्टिंग हुई और बहुत सारी चीजें कि तुरंत पॉज का मैसेज आ गया हो कि भैया इसको पॉज करो, और ये और पॉज करने की कोई वजह भी तो नहीं बनती है। अगर मुद्दा है आपके पास, अगर आप उसको लेके बढ़ना चाह रहे हैं, उस पर रोज ट्वीट कर रहे हैं, तो आप बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फिलहाल सीन से बाहर हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब है, उनके पिता की, और उनकी तीमारदारी के लिए वो दिल्ली में हैं फिलहाल। आपको क्या लगता है कि जब हेमंत सोरेन लौटेंगे तो हम भी चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना होगी कि दिसोम गुरु जल्दी स्वस्थ होकर स्वास्थ्य लाभ लेकर लौटें हमारे बीच, और तब जब हेमंत सोरेन लौटेंगे तब फिजा बदल सकती है कुछ? नहीं, ये बात तो है कि हेमंत सोरेन का आज भी देखिए छोटी छोटी बहुत लंबी कोशिश करनी होगी, और हेमंत सोरेन जो है वो आसानी से जमीन तो छोड़ेंगे नहीं। और हेमंत सोरेन इस मुद्दे पे, या एक बात तय मानिए कि ये मुद्दा जो है वो बीजेपी का, बाकी जो सेकंड लाइनर हैं, जेएमएम के लीडर हैं, जो सेकंड लाइन है, उन्होंने ही अपने स्तर पे ठीक ठाक लड़ाई लड़ ली है, या बीजेपी को जैसे उनके शब्दों में कहिए तो उन्होंने एक्सपोज करने की जो कोशिश की, उसमें वो सफल दिखते हैं अपने हिसाब से। हेमंत सोरेन के बाद आने के बाद, हेमंत सोरेन जब किसी जगह पे उपस्थित होते हैं, जाते हैं, खुद से जाते हैं, मुख्यमंत्री है और एक औरा है, हाँ, औरा भी है। और दूसरी बात है कि वो संथाली में जिस तरीके से संवाद करते हैं जी, हेमंत सोरेन का, हेमंत सोरेन के सामने एक प्लस पॉइंट है कि सरकारी कार्यक्रमों में भी वो जाएंगे तो आप देखेंगे उनका आधा का ज्यादा भाषण जो है संथाल के इलाके में जब होगा तो संथाली में बात करते हैं। तो कम्युनिकेटर तो है ही है बंदा, वो भी करते हैं, हाँ, सीधा कनेक्ट करते हैं। अब तो उनके साथ कल्पना सोरेन भी हैं, वो भी कनेक्ट करती है। बेस्ट कम्युनिकेटर आप कह सकते हैं, बेस्ट कम्युनिकेटर है, बिल्कुल। तो बहुत आसानी से भी जेएमएम जो है वो छोड़ने नहीं जा रही है जमीन। और हेमंत सोरेन के आने के बाद जो है ये मसला, मुझे लगता है कि क्योंकि बीजेपी ने संगठित तौर पर कोई प्रयास इसको करके इस मुद्दे को आगे लेकर जाती हुई मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रही है, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है वो तभी आगे बढ़ेगा जब बीजेपी इस पे कोई आक्रामक कार्यक्रम जो है वो घोषित करती है, या फिर तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो आगे लेकर बढ़ती है, तब हो सकता है। अन्यथा जो है टाइम के साथ जो चीज़ें जो खत्म हो जाती हैं, तो हो सकता है कि या भविष्य के लिए एक मुद्दा बना रहेगा जिसका जिक्र जो है वो किया जाएगा, लेकिन ये कितना बड़ा तात्कालिक मुद्दा बनेगा ये कहना अभी थोड़ा लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए कि ये पूरा मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, कांग्रेस, आरजेडी या वामपंथी दल, आप ध्यान दें उस दिन वहाँ बृंदा करात भी पहुंची थी श्रद्धांजलि देने के लिए, भोगनाडी इस हंगामे के बाद पहुंची थी और बहुत आराम से उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन कांग्रेस ने भी पदयात्रा घोषित की थी, संविधान बचाओ सभा भी उनकी निर्धारित थी वहाँ। आरजेडी के भी वहाँ 2 विधायक इस बार जीत के आए हैं संथाल परगना से, 4 कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और इधर भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है, हालांकि कोशिश करता रहा है आजसू भी कई चुनाव क्षेत्रों में कि उसकी एक उपस्थिति बने, तो मिला जुला कर क्या बाकी दल जो है वो एनडीए की तरफ हों या इंडिया गठबंधन की तरफ हों, ये दर्शक ही बने रहेंगे या इसमें कूदने की तैयारी थी उनकी, या फिर ये मतलब कि इस मामले में वो आइसोलेट होकर किनारे खड़े होकर, दर्शक दीर्घा में खड़े होकर ही तमाशा देखना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जेएमएम के बाद, जेएमएम और बीजेपी के बाद जो तीसरी प्लेयर वहां पे हो सकती है या जिसने कोशिश की, वो कांग्रेस ने कोशिश की। कांग्रेस ने हूल दिवस पे पदयात्रा की घोषणा की थी और भोगनाडी तक जाना था उनको, लेकिन शिबू सोरेन के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये कार्यक्रम जो है वो वापस ले लिया। वाकई वही कारण था? नहीं, लेकिन कारण जो है वो मुझे लगता है कि ये उसके पीछे, क्योंकि उसके ठीक पहले जो कार्यक्रम स्थगित हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले जेएमएम के जो सबसे बड़े प्रवक्ता, मैं सबसे बड़े प्रवक्ता इसलिए कहता हूं कि आमतौर पे पार्टियों का आधिकारिक पक्ष जो है विवादास्पद जब मुद्दा होता है तब सुप्रियो भट्टाचार्य, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को इशारे में ये बात कह दी थी कि भैया संथाल परगना में आपका वजूद हमारी बदौलत है, आप हमारे पीछे रहेंगे। और
जो भी कार्यक्रम होगा अगर तय होगा तो इंडिया गठबंधन के बैनर तले हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम स्वतंत्र वजूद बना लेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। ये बात उन्होंने कही थी कि भैया संथाल परगना में कांग्रेस का अगर कुछ है तो वो हमारी बदौलत। ये बिल्कुल साफ साफ उन्होंने समझाई दी थी कांग्रेस को। और कांग्रेस एक तरीके से ये कि वो हेमंत सोरेन का निर्वाचन क्षेत्र भी है बरहेट, जिस क्षेत्र में पदयात्रा होनी थी, तो हेमंत सोरेन के क्षेत्र में कांग्रेस पदयात्रा करे और वो हेमंत सोरेन के बगैर करे और सरकार में सहयोगी रहते हुए कि हेमंत सोरेन से अलग कांग्रेस अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश करे, तो जेएमएम को ये भी स्वीकार्य नहीं है। नतीजा उसने चाहे इशारे में इशारा किया हो, कांग्रेस को ये कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह स्थगित करना पड़ा। मुलतवी नहीं किया, स्थगित कर दिया। अभी कोई कार्यक्रम होने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता। आप कहेंगे रद्द ही कर दिया। और आरजेडी है, ठीक है, आरजेडी का तो अभी उस तरीके से राजनीतिक प्रभाव झारखंड में बहुत नहीं है। वामपंथी दलों के लिए वामपंथी दल अपनी बात करते हैं, लेकिन वोट की राजनीति में वो बहुत पीछे है। अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। मुद्दे के तौर पे वो जाते हैं। वामपंथी दलों से जेएमएम को कोई खतरा भी महसूस नहीं है। तो वृंदा करात आई थी या कोई भी आया, दीपंकर भी चले जाए या तमाम लोग चले जाए, तो उनको जेएमएम को ये जानती है कि हमको अभी उनको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी, मतलब लड़ाई संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच ही चलेगी और संभवतः लंबी चलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम का कॉग्निजेंस लिया, उसकी टॉप लीडरशिप ने, और उसने अगर आगे के लिए कुछ कार्यक्रम तय किया, तो हाँ, इस पूरे घटनाक्रम में लीडर इन मेकिंग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा मिला है और उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट और प्रयास किया जाएगा, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया लीडर संथाल परगना में खड़ा हो। लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और अभी ऐसी कई चीजें सामने आ सकती हैं जिनसे आने वाला जो वक्त होगा, जो झारखंड का राजनीतिक भविष्य है, वो तय हो सकता है, क्योंकि संथाल परगना ही कुंजी तैयार करेगी झारखंड विधानसभा में जो आगे का परिदृश्य होगा उसका। तो फिलहाल हम चाहेंगे कि आज की चर्चा हम यहीं रुकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के तमाम घटनाक्रमों पर आपको एक पर्याप्त विश्लेषण विभिन्न कोणों से और जो अलग अलग किरदार हैं उनके बारे में और उन किरदारों का जो खेल होगा उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। शंभू जी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोस्तों से मेरी अपील कि जुड़े रहें आप लोक चेतना के साथ। हमारे कार्यक्रमों को, हमारी प्रस्तुतियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। जय हिंद, जोहार। जोहार।